तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन जैसा कि देख रहे थे, हमने बता दिया था, है ना, पिछला लेक्चर में। तो अब हम लोग ब देख लेते हैं। ब एक क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल है। तो आपके एग्जाम में कन्फर्म है कम से कम 2 न्यूमेरिकल रहेंगे ही रहेंगे, है ना। आप अगर न्यूमेरिकल नहीं पसंद करते तो थ्योरी लिखिए, लेकिन न्यूमेरिकल यदि करते हैं तो आपको अगर सही न्यूमेरिकल आपका वैल्यू सही आ रहा है तो आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे। लेकिन थ्योरी में आप यदि पूरा भी लिखे रहेंगे तो भी आपके कुछ ना कुछ नंबर कट जाते हैं, 1 या आधा नंबर जरूर कटेंगे, कितने भी अच्छे आप लिखे रहें। तो आप लोग अगर न्यूमेरिकल पे जोर देते हैं तो अच्छी बात है ना। तो कैसे लगाना है इसको देख लीजिए, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, आप लोग आराम से लगा सकते हैं। तो एक जनन केंद्र है, मतलब जनरेटिंग स्टेशन है, जिसका अधिकतम मांग, मैक्सिमम डिमांड कितना है, 40 मेगावाट। वह उस पर संयोजित जो भार है, कनेक्टेड लोड 75 मेगावाट है। वर्ष भर में जनित इकाई 250 गुणित 10⁻6 किलोवाट आवर है। तो हमको लोड फैक्टर निकालना है। लोड फैक्टर बराबर, अभी पहले ही हमने आपको फार्मूला बताया, लोड फैक्टर बराबर क्या बताया, एवरेज लोड बटे कनेक्टेड लोड, यही बताया ना। तो आप लोग इसमें रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्या है, इसी में निकालना है डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर बराबर हमने आपको फार्मूला बताया है, मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड। तो इसमें आप रख के निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो आसान है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसी में जो स और तीसरा क्वेश्चन है वह है ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन आपको करना है, मतलब ऊर्जा संरक्षित क्यों करें, क्यों, ऊर्जा अगर संरक्षित नहीं होगी तो हम लोग काम कैसे करेंगे किसी भी चीज़ के। और आप लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम भी जानते होंगे कि ऊर्जा को बस समाप्त नहीं किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा को एक रूप में से दूसरे रूप में परिवर्तित करना होता है ना। और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता भी होती है। ऊर्जा ऑडिट के अर्थ समझाइए तथा प्रयोजन बताइए, मतलब ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है और इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में भी आपको 3 दिया हुआ है, इसमें 2 आपको करना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें प्रत्येक में से मतलब आपको दो 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 करना रहता है लगभग, किसी किसी में 3 भी कह सकता है। तो उसी हिसाब से नंबर डिवाइडेड रहते हैं। तो इसमें 2 पार्ट को करना है चौथे में। एनोडाइजिंग के सिद्धांत तो वह उनके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। तो जिसमें हमने एनोडाइजिंग चैप्टर जो था हमारा बैटरी वाला, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है, बताया है, हमने सरन से भी वो हल कराया था, है ना। तो उसको आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको कराया गया है, आराम से आप लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसी में ब क्या है, एक क्रोडहीन प्रत्यक्ष प्रेरण भट्ठी के कार्य सिद्धांत व उसके लाभों की व्याख्या करना है। क्रोडहीन जो डायरेक्ट भट्ठी होती है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कराया गया है, आप लोग कर सकते हैं। और इसी में जो एक क्वेश्चन और है ना, न्यूमेरिकल है, तो आप लोग इसको भी लैंपों की संख्या का गणना करना है। ये फर्स्ट चैप्टर का ही क्या है, न्यूमेरिकल है ना। यूटिलाइजेशन फैक्टर करके सब दिया हुआ है, लैंप की दक्षता वक्षता, अंतराल, ऊंचाई, अनुपात सब दिया हुआ है। तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर का ही है ये क्वेश्चन, ठीक है, प्रदीपन चैप्टर का। अब बात कर लेते हैं 5वें चैप्टर में। 5वें में 3 पार्ट को करना है, जिसमें 4 पार्ट किया गया है, मतलब आपको एक फ्री में क्वेश्चन दिया रहेगा, है ना। जो आपको यदि कोई भी किसी में थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है उसको मत करिए, जो कन्फर्म है एकदम उसी को कर दीजिए, है ना। आपको बताया तो सब कुछ गया है, सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, लेकिन उसमें भी प्रीफर कर लीजिएगा, जो अच्छे से आ रहे हैं उसको कर दीजिएगा, जो थोड़ा बहुत डाउट में है उनको छोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो 5वें में क्वेश्चन क्या कर रहा है, उच्च पारद, है ना, उच्च दाब पारद वाष्पीय दीप की संरचना व अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। थोड़ा हिंदी है, हिंदी थोड़ा कठिन होता है। हमने मरकरी वेपर लैंप आपको बताया था ना, वही उसी का हिंदी है। तो जो CFL मरकरी वेपर लैंप आपको बताया था उसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको क्या करना है, विस्तार पूर्वक समझा देना है।
हमने आपको बताया था ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगवाया भी था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये चीज़ है। अब इसमें ब वाला देख लेते हैं। इसी में 5वें में ब क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्लगिंग पर लिखना है, रिहोस्टेट ब्रेकिंग पे, या फिर पुनर्नियन ब्रेकन पे। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग पे इसका इंग्लिश है, रिहोस्टेट ब्रेकिंग है, प्लगिंग है। तो ये जो है आप लोग जब जनरेटर पढ़ रहे होंगे, डीसी जनरेटर मोटर मशीन फर्स्ट में, तो उसमें आपको बताया गया होगा डीसी जनरेटर का रिहोस्टेट ब्रेकिंग द्वारा, प्लगिंग द्वारा और रीजनरेटिव द्वारा किस प्रकार से ब्रेकिंग किया जाता है। तो उसके बारे में आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और इसके 2 क्वेश्चन को कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़े हुए हैं, है ना। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में एक आध तो रहते ही रहते हैं, यह जो कि आपके पिछला जो पढ़े हुए हैं उसमें से पूछा जाता है। कंफर्म है, ये आपके सिलेबस में नहीं रहता है। एक क्वेश्चन आपके जो पीछे पढ़े हुए हैं आपके मेमोरी के चेक करने के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। हो सकता है उसमें आपको ना ध्यान आए, कोई बात नहीं, तब पर भी आपको एक क्वेश्चन अधिक दिया ही रहता है पर क्वेश्चन में, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आ रहा है तो अच्छे तरीके से उसी को कर दीजिए। अब इसमें स देख लेते हैं। एक जनन केंद्र का दैनिक विद्युत भार बताना, मतलब इस पे सबको टिप्पणी दिखना है क्या होता है ना। इसको जो हमने लोड कर्व आपको दिखाया था तो उसी से आपको समझाना है। विद्युत भार वक्र, भार समयावधि वक्र, ये दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक क्या करना है, समझा देना है। अब बात कर लेते हैं 5वें का लास्ट क्वेश्चन द, है ना। इसमें क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा स्टीफन के नियम के अनुसार हीटिंग एलिमेंट के डिजाइन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जो आपको बताया गया था, हमने इलेक्ट्रिक जो बल्ब बताया था आपको, उसमें हमने बताया था कि हीटिंग एलिमेंट जो होता है उस पर ताप बढ़ने से क्या होता है, ताप घटने से क्या होता है, उसी को स्टीफन ने बताया था। ठीक है, तो उस हीटिंग एलिमेंट के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है किस प्रकार से वो डिजाइन किया जाता है ना। करंट डिपेंडेंट होता है हमने बताया था, तो उसको आप देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिए, है ना। तो ये था पूरा चैप्टर का, है ना, मतलब पूरे सिलेबस का ओवरव्यू, और जिसका हमने 2017 का फर्स्ट सरण का आपको पेपर हमने प्रोवाइड किया है। इसको आप लोग एक दिन 2 दिन तक हल कीजिए, है ना, सारे क्वेश्चन को याद करिए, है ना। और याद करके फिर हम अगले क्लासेस में आपको दूसरा पेपर लेकर आएंगे और इसको याद कर लीजिए। फिर अगला पेपर जब हम लोग करने लगेंगे उसमें देखेंगे आप लोग कि इस पेपर से कई क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बीटी बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। इसलिए आप लोग यदि मैक्सिमम जो है 5 पेपर हल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके एग्जाम में कि जो आपको नहीं आए, है ना। जो पर क्वेश्चन में एक आपको छूट भी रहती है वो भी आता रहेगा यदि आप लोग कर लेते हैं, तो उसमें भी प्रीफर कर लीजिएगा, जो अच्छे से आता रहेगा उसी को कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।